बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बड़े अहम फैसले लिए गए। फैसला यह किया गया कि जितनी भी गैर कानूनी गैर मुल्की मुकीम है पाकिस्तान के अंदर, वो 31 अक्टूबर तक उन्हें मोहलत हासिल है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, वगरना 1 नवंबर से इन गैर मुल्की गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के खिलाफ विफाकी और सूबाई जो एजेंसियां हैं वो एक्शन लेंगी और इनकी जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा अहम फैसला हुआ, जिसकी तफसीलात आज निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब ने शेयर किया। एग्जैक्ट उन्होंने क्या पॉलिसी स्टेटमेंट दी, उसका एक मुंतखब हिस्सा हमने आपके लिए चुना है, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। इसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें सबसे पहला डिसीजन जो है वो हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मींस के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर से पहले पहले तक उनके पास टाइम है कि वो यहाँ से चले जाएं। जी, ये रियासती फैसला जो है वो आज सामने आया है और आज अहम इजलास था। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चारों जो सूबाई निगरान वज़राए आला, इसके अलावा जो मुतल्लिका हुक्काम हैं, उन्होंने शिरकत की। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बड़े इसके दूरस्त नताइज हो सकते हैं। बड़ा मैं समझता हूँ मौजूद फैसला है, लेकिन सवाल ये है जो हम आज की नशिस्त में उठाएंगे कि ये जो एक डेडलाइन दी गई है, इस पर अमल दरामद कैसे कराया जाएगा, इसको कैसे काबिल अमल बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी आज की नशिस्त का। और जो दूसरा हमारा आज का अहम मौजू है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एक्ट है, उस हवाले से फुल कोर्ट आज हियरिंग हुई और दूसरी समाअत थी जो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने आपको लाइव ब्रॉडकास्ट की। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने दौरान समाअत बड़े आम रिमार्क्स दिए। बिलखसूस उन्होंने ये कहा कि ये क्या वजह है कि जब मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो फिर कोई ऐसी दरखास्तें सामने नहीं आती उस मार्शल लॉ के खिलाफ, और उन्होंने ये भी कहा कि फिर उसको कंडोन भी कर दिया जाता है। साबिक जो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका भी उन्होंने इस हवाले से कहा कि एक हिस्ट्री रही है कि इन तमाम ऐसे इक़दामात को जो है वो तो उसकी तौसीक कर दी जाती है, लेकिन जब पार्लियामेंट फैसला करता है तो उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। वो भी हम आगे चलकर इस पर बात करेंगे। वैसे 9 अक्टूबर तक जो है समाअत उसे मुलतवी कर दिया गया है। इन दो अहम नुकात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़ा जामे और एक पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। इसके अलावा जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अहम मरकजी रहनुमा में आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उनके मरकजी रहनुमा लाहौर स्टूडियो से आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करें राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नवाज के आम रुकन हैं और यहाँ साबिक वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त करें एहसान टीपू महसूस साहब, आप दिफाई तजिया निगार हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो हमारे बॉर्डर इश्यूज़ हैं उन हवाले से भी अपनी एक राय रखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से करूँगा। कामरान साहब, सबसे पहले तो जो एपेक्स कमेटी का फैसला आया है, इस हवाले से मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हमारे दो वो सूबे हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं जब से अफगान वॉर शुरू हुई है 1979 से लेकर अब तक। उसकी मुख्तलिफ फेजेस थी। अब तो खैर पाकिस्तान में जो अफगान बाशिंदे हैं और जो गैर मुल्की लोग हैं वो खैबर से कराची तक फैले हुए हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? आप समझते हैं इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, इस फैसले को दो हिस्सों में तकसीम करिए। फैसला करने वाले गो के हमारे अपने दोस्त हैं और अपने सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले, उसमें ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं, सरफराज साहब को कह सकते हैं, दोनों दोस्त हैं मेरे। मगर दो हिस्सों में इसको तकसीम करिए कि क्या ये फ़ैसला करने वाले निगरान ये फ़ैसला करने का इख्तियार रखते हैं, ये पहला सवाल है।
और इसके लिए आर्टिकल 2A पे और प्रीएम्बल पे चले जाइए और उसकी रोशनी में जो है ना ये फ़ैसले को देखिए, और उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ अली के केस की रोशनी में देखिए 2013 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। तो ये दो चीज़ों को जब आप देखेंगे तो पहला जो है सवाल जो है ये वो आप कहेंगे कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, मगर बात ये है कि पहले एक चोज़न रिप्रेजेंटेटिव वाला स्टेटस किसी का हो तो उसके बाद जो है ना वो फिर डिसाइसिव किस्म के फैसले कर सकता है। बाकी इस बात पे जो है ना इसके कंटेंट्स पे इसकी कोई एतराज़ नहीं हो सकता कि हर मुल्क के रहने वाले को अपने मुल्क में जाना चाहिए, रहना चाहिए। हमने मेहमानदारी की है हमारे सर आँखों पे, हमारे मज़हब के हवाले से जो है ना उनके साथ ताल्लुक़ था है, और उसका एहतराम अपनी जगह पे, हमसायगी के हवाले से हमारा ताल्लुक़ था और है, वो एहतराम अपनी जगह पे, ज़ुबान के हवाले से हमारा एहतराम है था अपनी जगह पे। मगर स्टिल जो है ना हर शहरी को, जो जिस मुल्क का शहरी है, उसको जब वो मसाइल उनसे दूर हो जाएं तो उनको अपने मुल्क में रहना चाहिए। मगर मुझे अगर कोई एतराज़ है तो वो उस एतराज़ की वजह जो है वो किसी का चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ना होना है। ठीक, आपका नुक्ता आ गया। मैं आपसे एहसान जानना चाहूँगा, आप इस तमाम इशू को देखते भी हैं। अफ़गान मुहाजिरीन बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, लीगल भी हैं, इल्लीगल भी हैं, लेकिन ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने कहा 24 में से 14 जो खुदकुश हमलावर थे वो अफ़गान बाशिंदे थे। इसके साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफिकेशन किया कि ये स्पेसिफिक अफ़गान गैर कानूनी मुकीम लोगों के लिए नहीं, जितने भी पाकिस्तान में और लोग भी जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको ये डेडलाइन दी गई है। योर टेक? एग्जैक्टली वो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से, और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनकी इंटरनल असेसमेंट भी ये कि रिसेंट जो एक वेव यहाँ पे खुदकुश हमलों की वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, जो मस्तूंग का हुआ, हंगू का हुआ, मुस्लिम बाग का, लकी मरवत, हंगू, डीआई खान में हुए, और मस्तूंग इससे पहले भी हुआ था। तो ये यानी और कुछ बड़े की मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे उस पर भी हमले हुए थे, और जिसमें 4-4, 5-5 जो खुदकुश हमलावर थे वो एक साथ अंदर घुसे थे। तो उनमें इनकी असेसमेंट ये कि नादरा में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, नादरा से उनकी कोई यानी वो लोकेट हम नहीं कर पाए, ट्रेस नहीं कर पाए, और उसमें असेसमेंट ये कि वो अफ़गान नेशनल से, वो जो अफ़गान तालिबान के फुट सोल्जर्स हैं, या वो फ़िदाइन जो अफ़गान तालिबान ने अपनी इंसर्जेंसी के लिए ट्रेन किए थे, अब वहाँ पे तो जंग ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने टीटीपी के रैंक्स ज्वाइन करके यहाँ पे वो हमले किए। और इस हवाले से फिर टीटीपी की तरफ से भी दो मौक़ों पे, यानी उनका जो सेंट्रल शुरा है उनकी तरफ से इस तरह के अहकामात आए कि हमें टीटीपी के लिए किसी भी गैर मुल्की फ़ाइटर की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर उसका यानी वो था कि अफ़गान जो तालिबान के लोग हैं वो हमें ज्वाइन न करें। फिर हमने देखा कि अफ़गान तालिबान की तरफ से भी, यानी उनके काबुल में एक दारुल अफ्ता है जो कि अफ़गान तालिबान के साथ एफिलिएटेड है, मदरसा है जहाँ से फतवे इशू होते हैं, तो उनकी तरफ से एक फतवा भी आया कि अमीर के हुक्म के बगैर, यानी अफ़गान तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन है उनके अमर के बगैर कोई भी अगर अफ़गान तालिबान का बंदा जाके किसी और मुल्क में लड़ेगा तो वो नाजायज़ होगा, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा। तो ये एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। और उसमें यानी फिर ये हम देख रहे हैं कि जो खासकर चित्राल का जब हमला हुआ तो उसके बाद हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इकदाम करते हुए देखे, जिसमें यानी पहला जो वो था स्टेप, वो हमने देखा कि तुरखम बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ वो 9 दिन तक बंद रहा, उसमें कोई बायलैटरल जो ट्रेड वो बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर हमने यानी देखा कि जो यहाँ पे अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उनके हवाले से भी पाकिस्तानी हुकूमत ने सख्त इकदाम करने का फ़ैसला किया, और उसकी कंक्लूजन या वो जो है वो पॉलिसी शिफ्ट जो आज हमने प्रेसर में देखा, एपेक्स कमेटी में उसका बाकायदा फ़ैसला हुआ कि आज के बाद यानी तकरीबन 1.1 मिलियन के आसपास वो उनकी फ़िगर बताई जाती है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, इनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको यानी मुल्क बदर किया जाएगा। लेकिन इसमें है कुछ खदशात भी हैं, बड़ा यानी ये एक कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल प्रोसेस होगा, क्योंकि हमारी अपनी जो फिगर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि वो 4.4 मिलियन का कह रहे हैं कि वो अफगान नेशनल्स जो है यहाँ पे है, जो रेफ्यूजीज की शक्ल में यहाँ पे आए, और उनका स्टेटस क्या है, वो भी इलीगल है या लीगल है? अब उसमें जो रेफ्यूजी का स्टेटस है एग्जैक्टली अब रेफ्यूजी जब आते हैं तो वो ज़्यादातर यही होता है कि उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो नहीं आता, वो वीज़ा वो चीज़ें नहीं होती, और फिर उसके लिए यूएन इंटरनेशनल लॉ में कुछ चीज़ें हैं कि यूएनएचसीआर की तरफ से, यूएनएचसीआर की तरफ से वो एक रिफ्यूजी कार्ड इशू होता है, जिसके बेस पे जो होस्ट कंट्री है वो उसको फिर आने देते हैं।
तो वो भी क्लियर करना होगा। और दूसरा ये कि जो टाइम दिया गया यानी 28 दिन रह गए हैं, तो 28 दिन में यानी उनको मेरे ख्याल में बहुत कम टाइम मिला है कि वो अगर कोई रिन्यू भी करना चाहे कि हाँ हम लीगली स्टे करना चाहते हैं, तो वो आया उसमें वो चीज़ें वो कंप्लीट होंगी कि नहीं। ठीक है, लेकिन आप हमने कहा था बैरिस्टर आमिर साहब, सर मैं आपसे जानना, हमने ये भी देखा है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं, बिलखसूस अफगानिस्तान की जाता है कि उनकी सबसे ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है इलीगली, उन्होंने अपनी मार्केट्स बना ली हैं उनके। मैं देख रहा था लाहौर में भी कारोबार हैं, फैसलाबाद में भी, कराची में भी। ये जो डिसीजन आया एक अच्छी मैं समझता हूँ एक बड़ा अहम फैसला है, अच्छी नीयत के साथ किया गया है, पॉलिटिकल विल भी नज़र आ रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये कितना मुश्किल लेकिन होगा इस पर अमल दरामद करना इन अ वे कि उनके तो कारोबार हैं और उन्होंने शायद जाली ID कार्ड्स भी बनाए हुए हैं, और मुझे कोई बता रहा था बे फॉर्म में भी वो पैसे पूसे दे के जो है वो अपने नाम डलवा देते हैं। इसको कैसे सर मेटेरियलाइज किया जा सकता है? अमल दरामद में कौन सी आपको रुकावटें नजर आ रही हैं? बहुत शुक्रिया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अनवार साहब। फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन फैसले जब तक अमल दरामद के बगैर रहें तो महज फैसले रहते हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला बहुत पहले किया था। अब मैं तारीख में तो नहीं जाता, जब ये अफ़गान वॉर शुरू हुई तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ख़िलाफ़ बात कर रही थी कि मुल्क के समाज को और कल्चर को बदल के रख दिया गया। लेकिन जब 2008 में गवर्नमेंट आई तो उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बात कर रही थी और पीपल्स पार्टी ने इस नुक्ते को उठाया, तो फिर हमारी मुसल्लह अफवाज ने और रियासत ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कदम आगे बढ़ाया। और पहली दफ़ा ये चीज़ें प्रैक्टिकली हुई, अमल दरामद हुआ जी। उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसमें भी हमने एक मुआहदा किया तमाम सियासी जमातों ने, लेकिन बदकिस्मती रही कि उस पर थोड़ा तातुल आया। और ख़ास तौर पे जो PTI की गवर्नमेंट है तकरीबन 4 साल की, उसके अंदर ना सिर्फ तातुल आया, दोबारा से इन्हें फैसिलिटेट किया गया। एक तो है गैर कानूनी जो लोग रह रहे हैं अफगान यहाँ पे, एक वो लोग हैं जो बिल्कुल खुलेआम दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस हैं। और जब मुल्क का साबिक वजीर आजम कहे कि मैं लेके आया हूँ, मैं उन्हें वापस ला के मैंने 35-40 हज़ार लोगों को दोबारा बसाया है, और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अदालतों ने 3 दफ़ा 4 दफ़ा सजाए मौत दी, उनकी सज़ा रियासत के सदर ने माफ़ की उस वज़ीर आज़म की सिफारिश के ऊपर, और उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जिससे पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो हम दहशत गर्दी के अफरीद से हमारी जान छूटी थी वो फिर एक दफ़ा बढ़ा। तो मैं समझता हूँ फैसला तो बेहतर है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके फैसले तातुल का शिकार हो सकते हैं अगर इसमें तमाम जो पॉलिटिकल फरीक हैं उन्हें शरीक ना किया जाए। रियासती इदारों की तरफ से आया, आर्मी चीफ की तरफ से एक इस पे आया, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन असल मसला अमल दरामद का है कि हम कितनी देर रियासत की पॉलिसी को यही रखेंगे कि कोई भी गैर मुल्की हो, उसकी जगह हम तो अपने मुल्क के लोगों के अभी सारे हकूक नहीं दे सके, तो हमने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ कि इधर उधर से लोग उठे, वो आए यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी बनाएं, रोजगार के ऊपर भी रख लें, स्मगलिंग भी वो करें और यहाँ के लोग भूखे मरते रहें। तो ये अब चीजें सीखनी और समझनी पड़ेंगी। और अगर रियासत ने एक ये समझ लिया और इस पे कदम उठाया, तो मैं समझता हूँ अगली हुकूमत को भी इसी पे चलना पड़ेगा। और ये फैसला है, ये कोई मेरे ख्याल से महज बातें नहीं है, इसके किए बगैर चारा भी नहीं है, कोई चारा भी नहीं। वेरी वेल सेड जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बैरिस्टर आमिर, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। राना एहसान साहब, सर एक और भी एपेक्स कमेटी में अहम फैसला किया गया, इस पर भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जो ये गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगरचे एहसान साहब का कहना यह है कि ये 28 दिन का जो पीरियड है इनके मुताबिक ये ज़रा कम है, अगर ज़्यादा दिया जाए तो उसमें वापसी या कोई कागजात अगर बनाना चाहते हैं जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको वक्त मिलेगा। बाहर के वो तो 40 साल से रह रहे हैं। दूसरा सर इसमें ये भी बड़ा अहम नुकता है, चूंकि आपके इकोनॉमी पे गिरफ्त है, हमने देखा डॉलर की जो उड़ान थी वो 330 पे चला गया, अब तो वो 285 या 86 पर आ गया है। साथ में करेंसी स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, उनके खिलाफ भी अज़म का इज़हार किया गया कि उस पर भी आनी हाथों से उसको निपटा जाएगा। और नज़र भी आ रहे हैं 18 दिनों में 14 अरब रुपए बिजली चोरी में भी बाजियाब हुए हैं। क्या कहेंगे राना एहसान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन तो हर आदमी की होनी चाहिए। पाकिस्तानी शहरी जो हैं
और जो पाकिस्तान को विजिट करने आते हैं उनके भी अगर वीजे एक्सपायर हो गए तो वो भी इलीगल होता है। और उसके साथ साथ अगर रेफ्यूजीज हैं तो उनको अपने कार्ड्स रिन्यू करने चाहिए और अपना स्टेटस जो है वो रिन्यू करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह जब से ये अफगान तालिबान आए हैं हुकूमत में, तो उस वक्त से आप देख रहे हैं कि टीटीपी के मामलात जो हैं वो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी पेनिट्रेशन, और वो मामला दोबारा से उभर के आ रहे हैं। और यहाँ अच्छी खुशाइन बात है कि फाइनली अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, वो इसको सीरियसली ले रही है और वो इस पे अब एक्शन लेती नजर आ रही है कि उनकी रियासत में या उनकी सरजमीन पे जो एक्टिविटी है वो एंटी पाकिस्तान ना हो। तो ये अच्छी, आई होप कि ये बढ़ती रहे और इसमें हमें उन पे प्रेशर डालते रहना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन तो लाजमी है। मैं इससे जरूर एग्री करूंगा कि टाइमलाइन शॉर्ट है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे अफगानी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं और किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है, तो उनको फौरी तौर पे कहना कि वो वापस चले जाएं, इसको देखना होगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हर एक की होनी चाहिए, और जिसके पास नहीं है, कोई रेफ्यूजी का कार्ड भी नहीं अगर दिखा सकता, तो उनको तो फौरन उनका इखराज करना चाहिए वापस अपने मुल्क के अंदर। जहां तक देखें, बात यह है, स्मगलिंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर स्मगलिंग होगी पाकिस्तान के लिए, अब हम प्लानिंग करें कि हमारे पास आटे के रिजर्व्स काफ़ी हैं और वो स्मगल हो जाए और शॉर्टेज पैदा हो जाए, फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह यूरिया में आपने देखा, इसी तरह चीनी में आपने देखा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए। लेकिन ये क्रैकडाउन तभी मुमकिन है जब बॉर्डर फोर्सेस जो हैं, जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो अपना फाल किरदार अदा करें, जो कि अभी इस वक्त लग रहा है कि वो नजर वो करते हुए वो आ रहा है। लेकिन ये हमेशा होना चाहिए। ये ऑन ऑफ वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि अभी आपके एक झाड़ू फिर रहा है तो आप एक्टिव हो जाएं और बाद में फिर ये चीजें जो हैं वो होना शुरू हो जाएं। ये अगर सियासी विल चाहिए हो भी मौजूद, तो ये होना तभी है जब ये एजेंसीज और ये सारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं प्रॉपर तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट करें। नंबर एक, बाकी देखें, हमारी ओपन मार्केट बहुत छोटी है, 10-12 मिलियन डॉलर की है। अगर उसमें से 1-1.5 मिलियन डॉलर भी स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान में, वो 10-15% बन जाता है ओपन मार्केट का। और वो और अगर शॉर्टेज हो डॉलर की, तो फिर आपकी ओपन मार्केट के रेट को वो आगे से आगे ले जाता है, जो आपने देखा। तो वो उसको रोकना लाजिम है। और देखें, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? और ये अच्छा है कि ये जो क्रैकडाउन्स हुए हैं, इससे रिजल्ट आए हैं। मैं समझता हूँ ये कंटिन्यू रहने चाहिए। ठीक, एक आपने बिल्कुल सही बात की। छोटे वक्फा लेंगे, वक्फे को बताएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो समाअत हो रही है फुल कोर्ट, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो एक अहम एपेक्स कमेटी ने फैसले की, इनकी अमल दरामद के हवाले से जो बात हो रही है, चैलेंजेस हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं। भारत में मुसलमान और दीगर अक़लियतें इंसानी हकूक़ की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों का मुसलसल निशाना हैं। मोदी हुकूमत भारत में अक़लियतों की बुनियादी आज़ादियों को पामाल कर रही है। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत में अक़लियतों के इंसानी हकूक़ की पामाली में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की हालत ज़ार आलमी बरादरी के लिए एक चैलेंज है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम का फौरी नोटिस ले।
अरे अम्मा हुआ क्या है? पुत्र मुर्दा हो गया है। लाश कहाँ है? दफा हो जा, कोई मुर्दा नहीं है इस घर में। वो सारे के सारे मुझे कब्र में भेजना चाहते हो ना? ओए बचाओ मन्नू, क्या हुआ है? ओ ये मुर्दा है। आके ना मुर्दा ले जाओ। अरे मैंने तो किसी मुर्दे का ऑर्डर नहीं दिया। अरे हम भी कोई मुर्दों की होम डिलीवरी नहीं करते। ओ भाई ये मुझे दफनाना है एफी। क्या? अरे आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं मुर्दा नहीं हूँ। ओए हर मुर्दा यही कहता है। मामूली डायन नहीं हूँ मैं, डायनों की सरदार हूँ मैं, सरदार। लड्डू में हड्डी। हमारी सबसे फेवरेट जगह थी ये। तुम्हें अब तक याद है? अब तक उसकी बात को दिल पर लेके बैठी। मैं इजहार करूं या ना करूं, मगर सच यही है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और ये मोहब्बत भी कोई करने की चीज है। अगर दानियाल घर दामाद बनने को तैयार नहीं है तो आप ये घर मेरी बेटी के नाम कर दो। बाहर मॉम की गाड़ी खड़ी है, लगता है मॉम आई है। मुझे लगता है वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। दानियाल अगर वो गुस्से में कुछ बोल दें तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना। अम्मा ये मिठाई किस खुशी में आई? हाजरा आई थी, वो देकर गई है। उसकी बेटी की मंगनी हुई ना, इस खुशी में लेकर आई थी। रिश्ते जब सुतेले होंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आज दो अहम इश्यूज सामने आए हैं। इस पे हमने बात की, दोबारा लौट के भी इस पे हम बात करेंगे जो एपेक्स कमेटी के फैसले। लेकिन मैं चाहूँगा क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, बैरिस्टर आमिर साहब, उन दोनों का लीगल बैकग्राउंड है। बड़ी आज अहम समाअत हुई है, दूसरी समाअत थी ये फुल कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के जो 15 जजेस हैं ऑनरेबल, वो मौजूद थे, बैठे हुए थे, और पाकिस्तान टेलीविज़न ने इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया है। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आज बड़े अहम रिमार्क्स भी दौरान समाअत, जो दलाइल हैं फ़रीक़ैन, उन्होंने दलाइल भी दिए। चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए। उन रिमार्क्स का कुछ मुंतखब हिस्सा हम आपके सामने रखेंगे और फिर उस के पर्सपेक्टिव में सवाल भी करेंगे। आइए सुनते हैं चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के रिमार्क्स। उन्होंने हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने असले फैसले किए। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एजेंसीज वो करती हैं, सर्वे करती हैं, हमारा नंबर किधर है। हम नंबर नीचे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, फ़र्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, और फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ एक डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फ़र्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले लोग नहीं होते। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फ़ायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को आप छोड़ दीजिए। बड़े अहम रिमार्क्स दे रहे थे चीफ जस्टिस साहब, और वो आर्टिकल 184(3), क्योंकि अब ये सब ज़बान ज़द आम है, जो सो मोटो नोटिस का इख्तियार है, कुल्ली इख्तियार होते हैं चीफ जस्टिस साहब का, और फिर बेंच बनाने का। उस पर्सपेक्टिव में ये केस की जो है वो समाअत हो रही है और चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके पे रिमार्क्स दिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, क्या कहेंगे सर ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है और समाअत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने रेफरेंस दे रहे थे, ज़ाहिर बात है आप भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं और बेंच और बार का ताल्लुक रहता है, और उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले भी किए गए, फ़र्द वाहिद को नहीं देखना चाहिए बल्कि इज्तिमाई दानिश के फैसलों को ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया चीफ साहब ने। हमारा भी जो है वो स्टैंड यही रहा है हमेशा कि कोर्ट में भी जो है इज्तिमाई दानिश जो है वो बजाय कि किसी इंडिविजुअल की दानिश जितनी भी नेक नियती हो, मगर किसी एक शख्स की दानिश के ऊपर इज्तिमाई दानिश जो है वो फौकियत रखती है, और यही नबी का तरीक़ाकार भी रहा है। वो आप देखिए कि बाज़ औक़ात नबी ने भी जो है ना अपनी राय जो है वो अपने साथियों की राय सुनने के बाद तब्दील की है, या अल्लाह की तरफ से भी बाज़ औक़ात ऐसी हिदायत आई हैं जिसके नतीजे में वो सहाबा की किसी सहाबी की राय को वो फौकियत दी गई। तो ये इज्तिमाई दानिश का यही फ़ायदा होता है, और शूरा बैनहुम ये इसी वजह से है कि मुशावरत जो है ना, मगर यहाँ पे मुशावरत के अगेंस्ट जो है ना वो एक तरीका, जब हम एक तरीका का पार्लियामान ने सजेस्ट किया, पार्लियामान जो लोगों की राय का इजहार करती है, लोगों की ज़ुबान है, लोगों की आंखें हैं, लोगों के कान हैं,
तो वो अगर एक राय की इजहार करती है तो उसके ऊपर ये एतराज़ करना कि अगर एक की जगह पे किसी एक के इख्तियारात को तकसीम करके 3 में सीनियर 3 लोगों में लाया गया है ताकि उसकी तरफ कम से कम उंगलियां उठें, तो उसके ऊपर जो है ना वो पार्लियामान पे फ्रॉड का इल्ज़ाम लग गया, पार्लियामान पे बेलाफाइडी का इल्ज़ाम लग गया। अब पार्लियामान ने मुझे नहीं समझ आई कि क्या फ्रॉड किया या क्या उसकी बदनीयती थी, मगर ये राय जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए। अदारों में भी जो है ना वो इज्तिमाई राय का वो होना चाहिए, हुकूमतों में, पार्टीज़ के अंदर, पार्लियामान के अंदर, अदालतों में। और इसके ऊपर जो है ना जब हम ये करेंगे और बाकी असूल जो है जिसमें दस्तूर को मजबूती से पकड़ना और करप्शन का ख़त्म होना, तो इसको लेके हम आगे चलें तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो है दुनिया की मुमताज़ कौमों में शामिल हो और तरक्की की तरफ गामज़न हो। ठीक है। बैरिस्टर आमिर साहब, सर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने बैनुल सतूर अनहोली अलायंस की भी बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप समझते हैं कि अब हम उस डिफाइनिंग मूवमेंट में हैं जहाँ हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत और आवाम का फ़ायदा क्या है, उस हवाले से हमारे फैसला साजी भी हो, चाहे वो इदारों में हो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? क्योंकि जैसे राना एहसान साहब कह रहे थे कि स्मगलिंग भी रोकना है चाहिए और मुनाफाखोरी भी नहीं करनी चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी ना हो। कल ही सरफराज मुफ्ती साहब जो निगरान वज़ीर दाखिला, वो कह रहे थे कि आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर इसमें कोई फ़ौजी एहलकार भी शामिल हैं, ये जो बॉर्डर से लीकेजेस हो जाती हैं, तो उनका कोर्ट मार्शल भी होगा और सज़ा भी होगी। बैरिस्टर साहब देखिए, अनवार साहब, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि दायरा जाती तौर पे अपनी गलतियों को तस्लीम किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तरफ आऊँगा जी। बहुत खुश आइंद है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। सबसे बड़ा कदम तो ये है कि उन्होंने कम से कम फुल कोर्ट बिठा भी दिया और कौम को दिखा भी दिया। ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। हम एज ए लॉयर तो देखते हैं जजेस को, जब आवाम देखते हैं, आवाम देखते हैं कि इंसाफ के लिए बात कैसे होती है, तरीक़ाकार क्या है, तो एक तो एजुकेशन होती है, दूसरा आपको एक उम्मीद पैदा होती है कि एक इदारा बैठा है जहाँ से अब इतनी मैं समझता हूँ कि मोतबर बातें आ रही हैं। जैसे आज चीफ जस्टिस साहब ने और उनके ब्रदर जजेस ने जिस तरह इस चीज़ को माना कि जजों ने जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया है मार्शल लॉ को, जिस तरह जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम का हक दे दिया गया, कानून बनाने का हक दे दिया गया, इस बहस को बड़ी खूबसूरती के साथ आज उन्होंने अनफोल्ड किया। फिर जो बहुत बड़ी बात की, जो टेक्निकल बात है, लेकिन मैं हमेशा ज़रा कोशिश करता हूँ कि ले पर्सन समझ आए। मैं लैंग्वेज बहुत लीगल नहीं कहना चाहूँगा। हमारे मुल्क के अंदर एक तो आइन है और आइन सबसे मोतबर है, उसके बाद कानून होता है जो कि आइन के ताबे होता है, लेकिन सारे लोग कानून के ताबे हैं, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अच्छा, अब कानून दो तरह के हैं, एक पार्लियामान बनाता है और एक केस लॉ के जरिए बनाते हैं जो जजेस हमारे फैसले करते हैं। आज इतनी खूबसूरती से इसके ऊपर बहस हुई कि कानून कौन सा मोतबर है, जो पार्लियामेंट बनाती है वो मोतबर है या जो केस लॉ से या अदालती फैसलों से बनता है वो मोतबर है। ब्रदर जजेस ने आज ऑब्जर्वेशंस दी इसके ऊपर, तमाम ऑनरेबल जजेस ने, कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो मोतबर है। ये एक तरह से जो फंसाने की कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट को कि आप आज़ाद हों, पार्लियामेंट के अंडर ना हो, ये एक ऐसा तमाशा है जिससे इफ्तिखार चौधरी निकलता है, जिससे साकिब निसार निकलता है, जिससे खोसा निकलता है, बंदयाल निकलता है। ये रास्ता बंद करना पड़ेगा। जजेस का काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट के मुकाबिल खड़े हों। तो मैं समझता हूँ एक ये बड़ी खुशाइंद बात है। एक हमारे आर्मी की तरफ से आज ये भी उनकी एडमिशन भी कि ये जो स्मगलिंग हो रही है इसे रोकना और उसमें आर्मी के लोगों के मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया गया। ये एक बड़ी पॉजिटिव अब तो अमल दरामद की बात है। एक मैं यहाँ पे बात कहता जाऊँ कि ये जो स्मगलिंग है, इससे छोटा सा अंदाज़ा इससे करें कि ये जो पोल्ट्री की सनत है, कल तक लोग सब्जियां दालें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो ये मुर्गी का गोश्त सबके लिए आसान था। लेकिन आज हमारा सारा चूजा उधर स्मगल हो रहा है, मुर्गी उधर जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी मुर्गी के गोश्त से भी महरूम हो गया। तो इससे आप अंदाजा करें कि हमारी खुराक की भी किल्लत पैदा हो रही है। तो दूसरी बात, आर्मी ने इसे एडमिशन किया, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं मिलाऊं इस सारी बहस को, तो ये इस वक्त डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान में कि अदलिया में ऐसा चीफ जस्टिस और मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं
जो समझ रहे हैं कि अदालत को अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं निकलना। आर्मी के अंदर भी ये सोच है, जाने वाले आर्मी चीफ ने जाते हुए ही भला कहा कि हम ए पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे। आईएसआई चीफ ने भी ये बात की, हम ए पॉलिटिकल हैं। तो मैं समझता हूं मौजूदा आर्मी चीफ को भी ये बात वबांगे दोहल कहनी चाहिए, और उसके बाद हमें जल्द इंतखाबात की तरफ जाके मुंतखब वजीर आजम, पार्लियामेंट, आपका चीफ जस्टिस, आपका आर्मी चीफ, जब ये लोग मिलके वन पेज किसी हुकूमत को बचाने के लिए नहीं, वन पेज अवाम को उसके हकूक देने के लिए, उसके लिए अदलिया भी सर झुकाए, अवाम ताकत का सर चश्मा है, मुसल्लह अफवाज भी सर झुकाए, पार्लिमान भी सर झुकाए। खुदा के लिए करोड़ों लोग अब तरस रहे हैं कि इदारे उनके मुताबिक काम करे, जो जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि इन्हें हकूक दें, फलाही रियासत बनाएं, जखीरा अंदोजी ना हो, महंगाई ना हो, बेसिक बातें थी। 75 साल गुजर गए हैं, आज ये इदारे अगर ये सुन लें तो गरीब आदमी ने सलाम करेगा। सर बैरिस्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन राना साहब इदारे जरूर सुन लें, हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी दसबस्ता रिक्वेस्ट होगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी जब सियासी फैसले करें तो मसलतों के शिकार ना हो। हमारी जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज है जो 1300 अरब रुपए सालाना का खसारा कर रही हैं, हम उनको अभी तक वो पैसे देते रहे हैं, हम उनको प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। जब चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो फैसले नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके जो मुआशी फैसले हैं वो सियासी फैसलों के ताबे हो जाते हैं, और पाकिस्तान में महंगाई, खसारे का बजट और इस तरह की इंटरप्राइजेस को होना। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू बी, हम अक्सर कहते हैं चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी चाहिए कि वो भी जरा अपना जो सजदा है, किबला है, वो भी दुरुस्त करें। डू यू एग्री? देखिए बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ मईशत को और सियासत को उसके दरमियान एक लकीर होनी चाहिए, और वो लकीर क्रॉस नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ हर लिहाज से जो मुल्की मफाद में जो काम होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को भी मिलके बात करनी चाहिए। बिल्कुल मिलके जो ये इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने किया है, एक डिबेट को ओपन कर दिया, पब्लिक के सामने ले आए, यानी कि कोई अब वहां अगर फालतू बात करेगा तो लोगों को भी पता चलेगा कि ये बात गलत है, ये फालतू कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये तारीख में कम ही ऐसे लोग आए हैं जो अपनी पावर को खुद ही कम करना चाहें और उसको सपोर्ट करें। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक चीफ जस्टिस जो कि कह रहा है कि फर्द वाहिद से हम शिफ्ट होके, उन्होंने पूरी बात जो है वो उसको दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि फर्द वाहिद से मैं तो सुप्रीम कोर्ट की तो कोई पावर्स नहीं कम हो रही, सुप्रीम कोर्ट की तो पावर्स वही मौजूद है, सिर्फ उस पे जो है वो मुशावरती अमल एक उसमें ऐड ऑन हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम जो चीफ जस्टिस है वो अपनी फर्द वाहिद की जो पावर है उसकी कम करने की बात कर रहा है और वो मुशावरती अमल की तरफ जा रहा है। तो ये तो बहुत खुशाइन बात है और ये सीखने की बात है। बिल्कुल इससे सबको सीखना चाहिए कि सियासत में भी हमें ये करने की जरूरत है कि जब हमारे पास वो फैसला हम शामिल करें, हर चीज में ये जो सिस्टम है वो इसी चीज को अलाउ करता है। ये जो कमेटीज बनी है, जब बिल जल्दी पास होते हैं तो गलत होता है, इसलिए कमेटीज बनी है कि वहां ऑपोजिशन के भी मेंबर्स हों, हुकूमती मेंबर्स भी हों, डिबेट हो और फिर उसके ऊपर वोटिंग हो कमेटीज के बाद, जब वो टेबल हो असेंबली के अंदर, तो तब भी लोगों को आजाद होना चाहिए कि वो उस बिल के ऊपर आजादाना तौर पे अपनी कमेंट्री करें और अपनी उसको हाँ यस या नो करें। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ बढ़ें और डिबेट और लॉजिक के ऊपर आए। सियासत जो है मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ पेट्रोल के ऊपर सियासत खत्म हो जानी चाहिए। आज 2023 है, अब हम 24 में जाएंगे, आज भी हम पेट्रोल के ऊपर सियासत करते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, भाई पेट्रोल के ऊपर आपकी क्या कंट्रोल है? ना आप पेट्रोल पाकिस्तान में बनाते हैं, आप उसको इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर कौन सी बहस? एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल कीमत के ऊपर वो जो है उसका लिंकेज है, लेकिन हम यहाँ पेट्रोल पे सियासत करी जाते हैं। तो ये चीजें हमें खत्म करनी होंगी, हमें आगे बढ़ना होगा। एक रिन्यू करें मिसाक मईशत, एक रिन्यू करें मिसाक जमहूरियत को रिन्यू करें, मिसाक मईशत करें। नहीं कर सकते तो कम से कम एक रिलेशनशिप बनाएं ऑपोजिशन के साथ, हुकूमत का एक वर्किंग रिलेशनशिप हो कि कौमी एजेंडे पे आप कम से कम जो है बातचीत करने के
जोगे हों। ये तो बदकिस्मती है कि जो पोलराइजेशन इस मुल्क में हो गई है उसने कोलैप्स कर दिया है सिस्टम को। बहुत अच्छी बात की वो आपने, कोलैप्स की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। अभी बैरिस्टर आमिर साहब ने अर्ली इलेक्शंस की बात की है सर। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह बयान दिया है कि जनवरी में जो इलेक्शन है वो बहुत ठंड होती है, लिहाजा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी होती है, जनवरी में इलेक्शन मुनासिब महीना नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का ज़्यादा बड़ा मसला मईशत है और इलेक्शंस मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है वो जनवरी में नहीं कराने के ख्वाहिशमंद। ये भी साथ में कहा मौलाना फजल रहमान ने मतलब पर्सपेक्टिव से कि वो हर वक्त तैयार हैं, लेकिन इस सजेशन का सामने आना, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप कामरान साहब, पाकिस्तान में तो माजी में इलेक्शन हुए हैं ना सर्दियों में, पहली दफ़ा तो नहीं होने जा रहा। देखिए सर्दियों में मुझे माजी में कोई ऐसा इलेक्शन याद नहीं है। बीबी की शहादत से पहले 2008 का हुआ था ना सर, ये बैरिस्टर आमिर साहब को याद होगा। जी जी। और 1970 का मेरी पैदाइश से पहले का, लेकिन मुझे डेट का याद है, शायद आपको याद हो 1970 का इलेक्शन दिसंबर में नहीं हुआ था। दिसंबर की बात आपको शायद ये नहीं है कि जनवरी में जो है ना हमारे यहाँ ज्यादा रास्ते बंद होते हैं, ज्यादा सर्दी होती है। दिसंबर भी ठंड का महीना है, जनवरी भी ठंड का महीना है। पे जब सुन तो लेना ठंड का महीना है, मगर उसमें किसी वक्त मौसम ज़्यादा सख्त हो जाता है। इसको दो तीन चीज़ों के साथ मिला के देखिए। जब इलेक्शन की डेट फिक्स की जाती है तो आम तौर पे बहुत सख्त गर्म महीने जो है ना वो नहीं चुने जाते कि पंजाब और सिंध में मसाइल होते हैं, और बहुत ज़्यादा सर्द महीने नहीं चुने जाते। जनवरी जो है उनमें सर्द तरीन जो है ना वो हिस्सा होता है, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बाज़ इलाके इवन बंद हो जाते हैं। आप ये देखिए कि इसके साथ कहीं ये कहा कि जनवरी के में अगर आपने स्टिल इंसिस्ट किया तो हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये तो किसी ने नहीं कहा ना जी। तो हमने एक राय दी है कि ये मौसम, ये महीने जो है ना इसके लिए मुनासिब नहीं है। कभी हमने ये भी नहीं कहा कि इसके बाद जो है ना वो डेट रख दें। हमने जो है ना, अगर आप इस बयान को हैदरी साहब के बयान के साथ मिला के पढ़ें जो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद दिया था, उन्होंने कहा था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। तो इसको जल्द अज जल्द को आप दिसंबर में क्यों नहीं समझते कि जल्द अज जल्द हो? दिसंबर का महीना जो है पाकिस्तान के मौसम के हवाले से ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा कम सर्द होता है। तो अगर दिसंबर में इलेक्शन हो जाए तो इस पर कोई आपको एतराज़ है, किसी और दोस्त को एतराज़ है तो फिर बताए। अगर हमने ये तो नहीं कहा कि हम बाइकाट करते हैं, हम नहीं आएंगे इस इलेक्शन में, हमने ये नहीं कहा कि जनवरी के बाद रखिए। तो जब ये नहीं कहा तो इसका मतलब जो है ना, अगर ग्रेस मार्क्स देने हैं तो अगर हमारे अगेंस्ट आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उतना हमारे फेवर में भी सोच लें कि इससे पहले भी महीना बनता है। और साथ में मौलाना साहब ने सर उनका बड़ा एहतराम है, उन्होंने ये भी कहा, कामरान साहब, मौलाना साहब का बड़ा एहतराम है कि जो इस वक्त पाकिस्तान का ज्यादा बड़ा मसला मईशत है। आप समझते हैं मईशत है या इंतखाबात है इस वक्त? तो कोई शक नहीं है कि देखिए दोनों मसाइल साथ साथ हैं। सबसे बड़ा मसला जो मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें दस्तूर पे अमल होना है। मईशत बहुत बड़ा मसला है, मगर इसके साथ साथ दस्तूर पे अमल करना भी बहुत बड़ा मसला है। मईशत जो है वो हमने बहुत सालों से जो है ना इसको इग्नोर किया हुआ है, इसको हम मईशत के अंदाज में नहीं चलाते। मईशत को मईशत के अंदाज में चलना चाहिए और बाकी काम जो है वो दस्तूर के मुताबिकत में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वो आपको इसका मसला जो है वो बाकी जगहों पे पेश आएगा और उससे अल्टीमेटली फिर मईशत अफेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसा मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। इलेक्शंस की भी बात हो रही है, इस पे आपकी क्या राय है? ज़ाहिर आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, वज़ीरिस्तान से है। जनवरी दिसंबर ये भी बात सामने आई है, चूँकि ज़रूरत है मौलाना साहब ने एक पर्सपेक्टिव से बयान दिया था जिसकी वजाहत भी कर दी कामरान मुर्तज़ा साहब ने। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में को इस वक्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या जो आइन में इलेक्शंस है उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, साथ साथ जो निगरान हुकूमत को पावर्स हैं वो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जिस तरह सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि आइन की यानी उस पर अमल दरामद करना होना ये सबसे बड़ा इशू है। तो मेरे ख्याल में आइन जो कहते हैं कि इलेक्शन हो तो इलेक्शन हो। और दिसंबर का महीना, हाँ अब हमारे इलाके में अगर जाएँ वज़ीरिस्तान में तो वहाँ पर तो वाकई सर्दी होती है, बर्फबारी भी होती है, तो वहाँ पर तो मुश्किल होगी। अच्छा, लेकिन पूरे मुल्क को देखना चाहिए। और इसमें पीपल्स पार्टी में कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन रहा था, उसने भी यही डिमांड है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। और बाकी जो सियासी पार्टियां उनकी तरफ से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है।
और इसमें मसला ये होगा कि ये केयर टेकर सेटअप जो भी फैसला करेगी अभी अफगान रिफ्यूजीज़ के हवाले से, या जो भी, ये न हो कि कल कोई सुप्रीम कोर्ट जाके इसको चैलेंज करे कि इनका ये इदारे इख्तियार में ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती, तो ये न हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वो क्राइसिस दोबारा से पैदा हो और इस पर भी फिर अमल दरामद ना हो, क्योंकि हम बहुत बड़े फैसले करने जा रहे हैं। यानी आज का जो फैसला है ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है और ये लास्ट रिजॉर्ट था हमारे पास अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वो हमने फैसला लिया है और ये ऐसी हुकूमत ने लिया है जिसकी कोई यानी वो स्टैंडिंग नहीं है, वो जो अवाम की सपोर्ट या अवामी नुमाइंदा वो नहीं है। तो कल ये अनफॉर्चुनेटली अवामी नुमाइंदा अवामी सपोर्ट वाली हुकूमतें, मतलब आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ अगेंस्ट एनीवन, वो बहुत से फैसले नहीं भी करती ना। हाँ, पैरालिसिस ऑफ डिसीजन भी तो हमें नजर आता है। ये फैसला क्यों नहीं किया पहले? इसके ये कुछ माह पहले चोजन हुकूमतें थी ना, उन्होंने क्यों नहीं फैसले किए? वो फिर वो अपने वोट बैंक की सियासत आ जाती है, वो उनको नाराज नहीं। और ये जो आपने इंटरप्राइजेस की बात की, तो उसमें भी ये कि वहाँ पे यानी हर पार्टी से मुंसलिक लोग वहाँ पे उनको नौकरियाँ भी मिली हैं और वो उनको भी नाराज नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और उसमें यानी सबको वो पता है। तो मेरे ख्याल में कि जिस तरह बात हुई है कि सबको यानी कुछ चीज़ों पे यूनाइट होना चाहिए, जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन जो है वो हर तरफ से, वो अवाम की तरफ से भी ये डिमांड, यानी वो लोग भी कह रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होना भी है। But you feel election is the solution or means to a solution? मतलब इंतखाबात का हो जाना वो मसले का हल है, या ये जो पॉलिसी हम कह रहे हैं रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो हमारी खर्चात की कटौती है, चाहे वो अफगान रेफ्यूजीज़ की वतन वापसी है, चाहे वो ये खसारे वाले इदारों की प्राइवेटाइजेशन है, ये हल है? उसमें सबसे जो बड़ा इशू है वो मईशत का है। तो मईशत जो फ़ौरन, यानी आप IMF की बात कर लें, यहाँ पे जो आपके यानी दोस्त ममालिक हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो एक केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। तो उनको चाहिए कि कोई यहाँ पे इस तरह हुकूमत हो 5 साल तक हो, ताकि उनके साथ वो मामलात आगे बढ़ाएं। और IMF का तो कुछ चीज़ों का मुझे पर्सनली पता है कि वो ऑलरेडी इसको कंसर्न को उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन यानी होने चाहिए। और ये चीज़ EU की तरफ से, यूरोपियनों की तरफ से भी ये चीज़ कन्वे, उनके आप प्रेस रिलीज देख लें तो वो भी, बल्कि वो तो डिमांड कर रहे हैं कि हमें टाइम दें इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मेरे ख्याल में आज वजारत खारजा को लिख दिया गया है कि जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी हमारे से उनके मुलाकात हो, ताकि हम उनके हवाले से बात उनके हवाले। और वो EU की तरफ से जो एक यहाँ पे डेलीगेशन जो मॉनिटर करता है इलेक्शन प्रोसेस को और इलेक्शन डे पे जो एक्टिविटीज होती है, तो उनके हवाले से बाकायदा उनको कहा गया है कि वो हमें टाइम दें। और मेरे ख्याल में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की तरफ से भी ये चीज़ कन्वे की गई है। तो बजाय ये कि फिर बाहर से डिमांड आना शुरू हो जाए, तो खुद इनको बैठ के इलेक्शन कमीशन, सियासी पार्टियों को, केयर टेकर गवर्नमेंट को या बाकी जो इदारे हैं कि एक मुतफिका फैसला हो कि किस महीने में, लेकिन इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर आमिर सर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो कामरान साहब ने भी बात की और वर्किंग रिलेशनशिप की राना एहसान साहब ने बात की कि मिसा के जमहूरियत आपने और PMLN ने मिलकर किया, और उसके हमने देखा कि जो 10 साल का पीरियड था, कम अज़ कम उसमें हमें ट्रांजिशन नज़र आई फ्रॉम वन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अनदर। अगरचे उसमें भी 2 वज़ीर आज़म रहे, मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी आपके टेन्योर में, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब, फिर नवाज शरीफ साहब और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग उस तरह नहीं करनी पड़ी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन उस हद तक नहीं थी। लेकिन अब आप समझते 2023 में हमें दोबारा से किसी मिसाक की ज़रूरत है जिसमें PTI भी शामिल हो और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें भी शामिल किया जाए? जी, पहले आपके पहले सवाल की तरफ मैं आता हूं, जो आपने इलेक्शन का कहा है। देखिए, आईनी तकाजा है, पीपल्स पार्टी का मुतालबा आईनी तकाजे के तहत है, अपनी ख्वाहिशात के तहत नहीं है। ठीक, तो आइन को कभी भी आप उससे हेर फेर नहीं कर सकते हैं। डीलिमिटेशन का पहले बहाना लगाया जाता था, अब डीलिमिटेशन आईनी तकाजा नहीं है, कानून है। कानून किस तरह आइन से मोतबर हो सकता है? दूसरा बहाना अब आ गया मौसम का। अगर आप मुकर्ररा मुद्दत में करा दें तो मौसम तो बहाना बनेगा ही नहीं, नवंबर में इलेक्शन है, कोई ठंड बंड नहीं होगी। तीसरा बहाना आ गया जी मईशत बड़ी कमजोर है। अरे भाई, मईशत को इतना ही सहारा दिया गया है, डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया गया है कि हम ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज से बाहर निकलें। कभी भी कोई केयर टेकर सेटअप आके मईशत को स्ट्रांग नहीं कर सकता, ना वो अवाम को रिलीफ दे सकता है, ना वो पॉलिसीज बना सकता है, ना IMF उसकी मानेगी, ना आलमी इदारे मानेंगे। तो इस वक्त हमें जरूरत हर लिहाज से, कोई भी बहाना ले लें, उस बहाने का तोड़ ही ये है कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में हो। दूसरी बात जो आपने की कि पोलराइजेशन जो पॉलिटिकल है, देखिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन ना एक दिन में पैदा हुई है, ना एक दिन में खत्म होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए अपनी अना की कुर्बानी दी है। मैं आपको 70s में नहीं लेके जाता जब 73 का आइन बना और भुट्टो साहब ने सबको बिठा लिया साथ। मैं 88 में लेके जाता हूं, मोहतरमा वजीर आजम बनी, मियाँ साहब वजीर आला थे, मोहतरमा
उन तक चल के गई, मियाँ साहब रिसीव करने नहीं आए एयरपोर्ट पे, मोहतरमा चल के उनके घर चली गई। उसके बाद मियाँ साहब अपोजिशन लीडर या प्राइम मिनिस्टर होते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, मोहतरमा आगे बढ़ के हर दफा हम बैठे, हर तरह कमेटी की सरबराही मोहतरमा ने ली। तो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करने के लिए हमें अपनी अना को खत्म करना पड़ा। मोहतरमा सऊदीया गई, मियाँ साहब को जब उनके साथी छोड़ के चले गए, वजीर छोड़ के चले गए, मोहतरमा ने हाथ पकड़ के सियासत के अंदर मोतबर मुकाम पे बिठाया, जिसके बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करने के लिए COD साइन हुआ। हम आज भी कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए अब, और उसकी जरूरत है, उसके लिए सबको आगे आना चाहिए। अच्छा, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऐसा नहीं कि फैसिलिटेट आपने तगड़े को करना है, रियल स्टेट से टैक्स खत्म करना है, आपने जो प्लॉट है वो सरमायादारों को बांटने हैं कि यहां पे तुम फैक्ट्रियां लगाओ एकड़ों में। ना भाई, अब जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा वो गरीब के लिए होगा। जो गरीब आम आदमी की तरफ रियासत के वसाइल का रुख मोड़ना पड़ेगा। कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऐसा नहीं अवाम बर्दाश्त करेगी जिसमें रिलीफ बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े काश्तकार को, अब आम आदमी के लिए। और ये मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त झूठे बयानिए ना बनाएं, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। ये किसी को कह रहे हैं आप कोई आ रहा है, ये आप पॉलिसीज दें इस वक्त कि आपके पास महंगाई का ये राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। किसी के लिए भी कोई आता है और कोई जाता है। जी राणा साहब ये पूछ लेते हैं ना सर कि कोई इंतकाम लेता लेता जेल चला जाता है और कोई जेल से निकल के इंतकाम लेना चाहता है। हम दोनों को समझाते हैं कि इंतकाम लेंगे तो फिर आप भी इंतकाम का निशाना बनेंगे। सर नुक्ता आ गया था राणा साहब, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत की तरफ आए, अवाम के हकूक की तरफ आए, तो जलसे की लोगों को मुझे आगे चल रहे थे। सही कहा आपने। राणा साहब क्या कहेंगे सर इस हवाले से? आप वो कह रहे हैं आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो गरीब आवाम को फोकस हो, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कारोबारी हल्के उनको भी जरा टैक्स में लाए ना सर। हम पे तो जरा काफी ज्यादा छुरी फेरी है इस दफा आप लोगों ने। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल किन चीज़ों पे होना चाहिए? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर होना चाहिए, टैक्स के नेट को बढ़ाने पे होना चाहिए, जो टैक्स नेट में है उनको निचोड़ने पे नहीं होना चाहिए जी। जो सब्सिडीज हैं जिसका हुजम जो है वो काफ़ी जो लॉबीज हैं वो खींचती रही हैं, उनको आपको दोबारा से रिन्यू और रीथिंक करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सब्सिडीज पे जाना चाहिए बजाय कि इनडायरेक्ट आप सब्सिडीज दें और दरमियान में इंडस्ट्री उसका बेनिफिट ले जाए। ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा होनी चाहिए। और इसके ऊपर लेकिन इसकी सबसे ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिसाक मईशत का हिस्सा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन दूसरा ये जो मैं जो है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि पहले तो सब लोगों को ये तकलीफ थी कि वो बाहर क्यों बैठे हैं, अब आ रहे हैं, अब उस पर भी लोगों को तकलीफ है। तो तकलीफ लोगों को रहती है, वो आएंगे इंशाल्लाह ताला। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो महंगाई है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने गलत लफ्ज राणा साहब, हमें क्यों तकलीफ होगी? हमें क्यों तकलीफ होगी जी? मुकाबला होगा ना सर पंजाब देना चाहता, मियाँ साहब बीमार हैं, उन्हें रेस्ट करने दें। हमें ऐसा अब लीडर चाहिए जो 18-20 घंटे काम करे। मियाँ साहब को रेस्ट करने दें, बेचारे बीमार हैं अब वो। आपको उनकी सेहत का ख्याल करना चाहिए। हमें क्यों तकलीफ होगी? अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती दें, हम तो उनके लिए दुआ गो हैं भाई। चले जी राणा साहब, आर्गुमेंट कंप्लीट की। आपका कह नहीं रहा था, आप तो कह रहे थे ना कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मुल्क के मसाइल हल करने के लिए आ रहे हैं और एक उम्मीद बन के आ रहे हैं, और पहले भी करके दिखाया है। 13-18 में, 13-17 में इस मुल्क को बदहाली से निकाला है, इंशाल्लाह आगे भी निकालेंगे। और ये मैं समझता हूं कि आगे कोई एक जमात जो है वो मुल्क के मसाइल का हल। राणा साहब, उनसे ये पॉलिसियां आप अपने 16 महीने में ले लेते ना, मियाँ साहब से हिदायत तो लेते रहे हैं। नहीं, देखें, ये 16 महीने मईशत को ठीक करने के लिए बड़े कम थे। इंशाल्लाह मियाँ साहब से इसहाक डार भी उन्होंने भेजे थे, शहबाज शरीफ साहब भी रोज 3-4 दिन उधर बैठ के आते थे। ये देख लें, हमें गवर्नमेंट के हमें पता चल रहा है कि इलेक्शन में क्या बयानियां अनाउंस करें। एक मिनट, इससे ये चीज तो साबित हो जाती नहीं, सबका अलायंस नहीं, मैं नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने के खिलाफ हूँ अनवार साहब। सर राणा साहब की बात मुकम्मल हो जाए सर जी। पहले दे देते। यही कल तक इमरान खान कहता था कि मैं आऊंगा तो बदल दूंगा। अब हमें नया तो कोई कप्तान नहीं चाहिए। ऐसा कोई नहीं कह रहा, किसी के पास। कामरान साहब से पूछ लेते ना, कामरान साहब की पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा थी। जी कामरान साहब, सर आप लोग का क्या बयानिया होगा
चलें, आपने कहा जनवरी में बहुत ठंड होती, दिसंबर में करवा ले, लेकिन क्या बयानिए के साथ जाएंगे? पीडीएम हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी होगी आप लोगों की, आप हिस्सा थे ना, आप लोगों की वजारतें भी थी। देखिए हमारी बिल्कुल वजारतें भी थी, हम हिस्सा भी थे यकीनन, मगर बात यह है कि आप 16 महीने गुजारे ना, हमसे 16 महीनों से पहले कोई 38, 39, 40 महीने किसी और ने गुजारे थे। वो यहाँ है नहीं ना प्रोग्राम में, वरना उनसे पूछते इसका अंजाम ना हो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा। ठीक है। तो वो 40 महीने जहाँ तक पहुँचा के गए थे मामलात को, अगर आप उससे बच गए हैं कि जहाँ तक जो कुछ आपके साथ होने जा रहा था, आप डिफ़ॉल्ट से अगर बच गए हैं, तो ये भी मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने अपने लोगों को, अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इसको आप कामयाबी कहें या नाकामी कहें, ये आपकी बात है। फिर दूसरी बात एक और भी है, वो अगले 10 साल का मंसूबा बना के बैठे हुए थे इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, और उनके जो है ना कि मैंने तुमको लाना है और तुमने मुझको लाना है, और ये जो है ना ये मामला जो है वो अगले 10 साल का कम अज़ कम उन्होंने तय किया हुआ था। तो दूसरी कामयाबी आप शायद इसको भी कह सकते हैं कि उसको आपने एक दस्तूर की डगर पे डाल दिया कि कम अज़ कम वो दो लोग जो आपस में एक दूसरे को एक्सटेंशन दे के गुजारना चाह रहे थे अगले 10 साल, वो अब शायद नहीं। वो आप लोगों ने नेक्सस जो है वो तोड़ा है। सर, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब, राना एहसान अफजल साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। एहसान आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। अहम आज फैसला किया गया एपिक्स कमेटी के हवाले से कि 31 अक्टूबर 1 नवंबर तक सहूलत हासिल है कि जो गैर कानूनी तौर पे लोग यहाँ बस रहे हैं पाकिस्तान में, गैर मुल्की, वो वापस चले जाएं, वगरना उनको स्टेट जो है वो जबरी तौर पे मुल्क बदर करेगी और यकीनी बनाएगी कि अगर कोई गैर कानूनी कारोबार है तो उसको भी जब्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 9 अक्टूबर तक, उसकी समाअत मुलतवी है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। दीगर मामलात भी ज़ेर बहस लाएंगे। कल तक के लिए नशिस्त को उठा रखते हैं। आज के लिए यही कुछ। मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्राम सच तो की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।